नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारत के भूगोल से है, यानी भारत एक सामान्य परिचय। आपको टॉपिक के नोट्स भी ग्रुप में दे दिए गए हैं और इसी टॉपिक से आज टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो आज हम इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज से हमने भारत का भूगोल टॉपिक स्टार्ट किया है। इसके पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ किया था और उससे 3 टॉपिक ग्रुप के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया गया है और उनसे टेस्ट भी ले लिया गया है। तो आज का जो हमारा सिलेबस है, यानी आज का जो हमारा विषय है वह है भारत का भूगोल, और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं भारत एक सामान्य परिचय। तो आज का विशेष टॉपिक हमारा भारत एक सामान्य परिचय है। इसके पहले हमने जो भी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित वीडियो बनाया है, तो आप हमारे YouTube पे जाकर के वे वीडियो को देख ले, और जो नोट्स हमने आपको दिया है वे नोट्स को अवश्य पढ़ें। और जिनके पास भी यदि नोट्स के PDF नहीं है या नहीं प्राप्त हुए हैं, तो वे हमारे नंबर पर संपर्क करके हमें व्हाट्सअप करके इस नोट्स के PDF को ले सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम भारत का एक सामान्य परिचय। तो दोस्तों, भारत के एक सामान्य परिचय के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में पहले यानी प्राचीन समय में भारत को किन किन नामों से जाना जाता था, वर्तमान में भारत को किन नामों से जाना जाता है, भारत की स्थिति एवं विस्तार क्या है, भारत की क्षेत्रफल कितनी है, भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी चीज़ को आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक भारत एक सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम कुछ इतिहास की ओर देखेंगे कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। तो दोस्तों, एक बात आप जानते होंगे कि भारत की सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव की उत्पत्ति। यानी मानव की उत्पत्ति के समय से ही भारत में सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ। अब यहाँ पे 2 शब्द फिर से आए हैं, सभ्यता एवं संस्कृति। और पिछले वीडियो में मैंने इतिहास वाले लेक्चर में ही आपको सभ्यता एवं संस्कृति इन 2 शब्दों के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से बताया था। और अक्सर कई बार आपको इन दोनों शब्दों से रूबरू होना पड़ेगा, लेकिन आप पहले इन शब्दों को मीनिंग को नहीं जानते होंगे। तो हमारे द्वारा इन शब्दों का मीनिंग भी आपको बताया गया है इतिहास वाले, प्राचीन भारत के इतिहास वाले लेक्चर में। तो आप सभ्यता एवं संस्कृति का क्या अर्थ होता है, कई बार इसे पढ़ करके आप इग्नोर कर देते हैं, सभ्यता और संस्कृति को समझ ही नहीं पाते और कई बार ये वर्ड यूज होते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति का क्या अर्थ है, दोनों में क्या मूल अंतर है, तो आप हमारे पहले वाले वीडियो में प्राचीन इतिहास के भाग 2 वाले वीडियो में जाकर के इसके अर्थ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्या कह रहे थे कि भारत की सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव की उत्पत्ति, यानी मानव की उत्पत्ति के समय से ही भारत में सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ। अब देखेंगे दोस्तों कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत का नामकरण कैसे हुआ, यानी भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। कई बार या कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो राजा दशरथ, जो राम के पिता थे, प्रभु राम के पिता राजा दशरथ थे, उनके तीसरे पुत्र यानी कि जो भरत थे, उनके नामों पर भारत का नाम भारत पड़ा है। लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो आप जानिए कि एक ऋषभ देव थे। ऋषभ देव एक ऋषि थे और आपने इनका नाम भी सुना होगा। ये वही ऋषभ देव हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। ये वही ऋषभ देव हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, इसलिए जैन तीर्थंकरों में इसे भगवान स्वरूप माना जाता है। तो ऋषभ देव के कुल 100 पुत्र थे और उन्हीं 100 पुत्र में जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। उनका नाम क्या था? भरत, जिसे चक्रवर्ती भरत राजा के नाम से भी पुकारा जाता था। यानी वे एक राजा थे, महाराजा थे, इसलिए उसे वो काफ़ी वीर योद्धा थे, काफ़ी कुशल महाराजा थे, राजा थे, इसलिए उसे चक्रवर्ती भरत के नाम से जाना जाता था। और इन्हीं भरत के नाम से भारत का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा, यानी कि भारत पड़ा। इनके पीछे और भी कई ऐतिहासिक कहानियाँ हैं कि उन्होंने एक ही तलवार में शेर का सर अलग कर दिया था, उसकी इस बहादुरी के नाम से भारत नाम पड़ा है। तो वैसे बहुत सारी इतिहास की कहानियां हैं। तो अभी फ़िलहाल हम ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम वैसे कहानियों को यहाँ पे बताना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम भूगोल से संबंधित बातों का ही जिक्र करेंगे।
तो यहाँ पे हमने आपको छोटी सी इतिहास के रूप में बताया कि ऋषभदेव एक जैन धर्म जो थे, एक ऋषि थे, जो ये वही ऋषभदेव हैं जो जैन धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। और इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था, जो कि सबसे बड़े थे, उनका नाम था भरत। और इन्हीं भरत के नाम से भारत का नाम भारतवर्ष यानी कि भारत पड़ा। इनके अलावा यदि हम इनके अन्य प्राचीन नाम की बात करें तो भारत को प्राचीन समय से ही कई अन्य प्राचीन नामों से भी जाना जाता था, जैसे भारतवर्ष, भारतवर्ष, जम्बूद्वीपे, जम्बूद्वीप, भारतखंडे, आर्यावर्ते, ठीक है, हिंदुस्तान या हिंद। तो इन सभी नामों से भारत को प्राचीन समय से जाना जाता रहा है। भारतवर्ष, जम्बूद्वीपे, भारतखंडे, आर्यावर्ते, हिंदुस्तान या फिर हिंद। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि हिंदुस्तान या हिंद, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान या हिंद किसने पुकारा था, किसने कहा था, तो ये अरबों के द्वारा कहा गया था। यानी हिंदुस्तान किसके द्वारा नाम रखा गया था, तो ये अरबों के द्वारा किया गया था। अरबों ने सर्वप्रथम भारत को हिंद यानी कि हिंदुस्तान कह के पुकारना शुरू किया। तो इनके अन्य प्राचीन नाम को हमने देख लिया। लेकिन दोस्तों यदि वर्तमान में हम अपने देश के नाम की बात करें तो वर्तमान में इनका नाम जो है वह भारत है, जिसका इंग्लिश रूपांतरण क्या है, इंडिया है। तो वर्तमान में हमारे देश को दो नामों से जाना जाता है, भारत और इंडिया। यानी ऑफिशियल रूप से प्रेजेंट टाइम में हम अपने देश को भारत तथा इंडिया के रूप में जानते हैं। और ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखी गई है। यानी अनुच्छेद 1 में हमारे देश को भारत तथा इंडिया कह के पुकारा गया है। यानी हमारे देश का नाम अनुच्छेद 1 में भारत तथा इंडिया मिलता है। अब दोस्तों इंडिया शब्द की यदि बात करें तो इंडिया शब्द जो है वह सिंधु से आया है। और इन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानियों के द्वारा किया गया था। यानी भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था, तो वे यूनानियों ने कहा था। तो दो चीज़ आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान किसके द्वारा कहा गया, अरबों के द्वारा, और इंडिया किसके द्वारा कहा गया, तो वे यूनानियों के द्वारा कहा गया। तो यहाँ से हमने देखा सबसे पहले भारत का नामकरण, फिर अन्य प्राचीन नाम, और फिर वर्तमान में भारत का नाम। अब हम देखेंगे, अब इसके कुछ हम भौगोलिक पृष्ठभूमि पे आएंगे भारत के। यहाँ तक हमने भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यात्रा किया। अब हम भारत के कुछ भौगोलिक पृष्ठभूमि की यात्रा करेंगे कि भारत की स्थिति एवं विस्तार क्या है। यानी भारत की मानचित्र में क्या स्थिति है और इसकी विस्तार यानी इसका सीमा कहाँ तक फैली हुई है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्थिति की बात करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों स्थिति की बात करते हैं। स्थिति, तो दोस्तों यदि मानचित्र में भारत की स्थिति का अध्ययन किया जाए तो इन्हें हम दो रूप से देखते हैं। एक हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार और दूसरा देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की यदि हम बात करें दोस्तों तो भारत के जो मानचित्र पर अक्षांशीय विस्तार हैं वे क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है हमारे मानचित्र में वे क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है।
अब यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो हमने क्या देखा, भारत की स्थिति जो हमारे ग्लोब के मानचित्र में है वह क्या है, अक्षांशीय विस्तार की यदि बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके दो टर्म आए होंगे, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ये डिपेंड करता है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पे। तो अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में जब भूगोल के टॉपिक हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में मैं आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से बताऊंगा और काफ़ी अच्छे से तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होते हैं और देशांतर रेखाएं क्या होते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वह सिर्फ है भारत का एक सामान्य परिचय, यानी आज हम भारत का सिर्फ एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे कि भारत की क्या क्या सिचुएशन है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इससे आप होमवर्क के रूप में नोट कर लीजिएगा कि अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं क्या होती है और उनका विस्तार, इसके कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे, मानचित्र पर इसे कैसे पता लगाएंगे। तो चलिए, ये हमने देखा किसके बारे में, स्थिति के बारे में। अब हम दोस्तों देखेंगे विस्तार के बारे में, यानी भारत का विस्तार। तो भारत का विस्तार, आप अपने पास यदि एक मैप रखते हैं भारत की तो आप इन सारी बातों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो आप अपने पास एक मैप भी ज़रूर रखें इन चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं भारत की विस्तार। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों भारत के विस्तार यदि पूछा जाए तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, तो इसे हम मैप से समझने की कोशिश करेंगे। भारत का विस्तार, तो दोस्तों यदि देखा जाए तो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है और ये हमारा क्या हो गया, भारत की उत्तरी सीमा। ये हमारा क्या हो गया, दक्षिणी सीमा। और ये हमारा क्या हो गया, पूर्वी सीमा। और ये हमारा क्या हो गया, पश्चिमी सीमा। तो विस्तार की बात करें दोस्तों तो भारत जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक एवं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला है। यानी भारत के विस्तार की बात करें दोस्तों तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी जो हमारे जो सर्वाधिक उत्तरी राज्य हैं, भारत के जो सर्वाधिक उत्तरी सीमा पर राज्य हैं वे कौन से हैं, तो वे कौन है, हमारा जम्मू कश्मीर। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। और ये कन्याकुमारी कहाँ है दोस्तों, तो आप सभी जानते होंगे कि ये भारत के दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु में स्थित है। तो भारत में क्या हो गया कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और पूरब में कहाँ तक फैला हुआ है, तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि भारत के सर्वाधिक उत्तरी राज्य कौन है, जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक दक्षिणी राज्य कौन है, तमिलनाडु। सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक पश्चिमी राज्य कौन है, गुजरात। अब हमने राज्यों के बारे में तो देख लिया कि उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी, पश्चिमी राज्य कौन कौन से हैं, लेकिन अब इनकी जो सर्वाधिक अंतिम बिंदु है, इनके जो सीमाओं पे सर्वाधिक अंतिम बिंदु है, उनका हम लोग अब जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, यदि देखा जाए कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है और उसका नाम कौन है, उसका नाम है इंदिरा कॉल। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आप याद रखिएगा। इन्हीं की यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर्वाधिक उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल। सर्वाधिक उत्तरी बिंदु हमारा कौन है, इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, तो वे जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक दक्षिणी राज्य जो हमारा है वो तमिलनाडु है और तमिलनाडु का एक स्थल है कन्याकुमारी। ये हमारा सर्वाधिक दक्षिणतम जगह है और कन्याकुमारी का एक जगह है, कन्याकुमारी में एक स्थान है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट और ये हमारा सर्वाधिक जो है दक्षिणतम बिंदु है। तो दूसरे में हम क्या देख सकते हैं, सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु जो हमारा होगा वह क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। यहां से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के सर्वाधिक उत्तरी बिंदु कौन है, भारत के सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो याद रखिएगा उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक उसी तरीके से यदि हम सर्वाधिक पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का एक जगह जिसका नाम है कि बीथू, ये सर्वाधिक पूर्वी बिंदु है। तो पूर्वी बिंदु हमारा क्या हो गया दोस्तों, की बीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक उसी तरीके से यदि हम सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो सर्वाधिक पश्चिमी राज्य हमारा कौन है, गुजरात। और गुजरात का एक स्थान है जिसका नाम है गौड़ माता और ये हमारा क्या है, सर्वाधिक पश्चिमी राज्य। तो यहाँ से हमने देखा भारत की स्थिति एवं विस्तार को और जाना। तो सर्वाधिक उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल। सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट। सर्वाधिक पूर्वोत्तम बिंदु कौन है, की बीथू। और सर्वाधिक पश्चिमोत्तर बिंदु कौन है, तो गौड़ माता। तो ये हमने देखा इनकी स्थिति और विस्तार को। अब हम देखेंगे दोस्तों कि भारत की उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम के बीच की लंबाई कितनी है। यानी उत्तर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक के बीच की दूरी और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक की बीच की दूरी। तो यदि हम ये भारत समझें तो हमारा यदि बात करें, ये हमारा हो गया उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। तो यदि हम बात करें दोस्तों, यदि हम बात करें कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक के बीच की दूरी, तो उत्तर से दक्षिण तक की जो बीच की दूरी है दोस्तों, ये है हमारा 3214 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण तक के बीच की दूरी जो है वह क्या है, 3214 किलोमीटर। ठीक है। ठीक उसी तरीके से यदि हम पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी की बात करें, पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी की बात करें तो ये जो दूरी हमारा है दोस्तों वह है 2900
14 किलोमीटर। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी 2914 किलोमीटर। तो ये हमने भारत की उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब के बीच की दूरी को देखा। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल यदि हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व में यदि भारत का क्षेत्रफल का प्रतिशत देखा जाए तो वे कितना है? 2.43%। यानी विश्व में भारत का क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 2.43%। यदि विश्व में भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से स्थान देखा जाए तो ये स्थान कौन सा है दोस्तों? 7वां है। तो विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है? 7वां है। अब 7वां है तो ये 7वां में कौन कौन से देश शामिल हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। एक मिनट। हाँ, तो हमने क्या कह रहा था कि विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 7वां है। अब 7 देश को हम क्रम से देखेंगे तो पहला जो हमारा है वह कौन है? रूस। दूसरा जो हमारा है वह कौन है? चीन। तीसरा जो हमारा है वह कौन है? पहला रूस है, दूसरा जो हमारा है वह है कनाडा, तीसरा जो हमारा है वह है चीन, चौथा जो हमारा है वह क्या है? अमेरिका, पांचवा जो है वह क्या है? ऑस्ट्रेलिया, छठा जो है वह क्या है? ब्राज़ील और 7वां जो है वह हमारा है भारत। ठीक है, यहाँ पे 5वां जो है वो ब्राज़ील है और छठा हमारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। और ये 7 देश कौन से हैं? तो प्रथम स्थान पे रूस है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो रूस है। उसके बाद कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और 7वां हमारा कौन है? भारत है। कभी कभी 8वां भी पूछा जाता है, तो 8वां हमारा जो है वह है अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये हमने देखा कि क्षेत्रफल के बारे में भारत की स्थिति। अब जनसंख्या के बारे में भारत की स्थिति को समझेंगे कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति क्या है। तो आइए देखते हैं जनसंख्या के बारे में। अब हम क्या देखेंगे? भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या। तो वर्तमान में यदि बात किया जाए तो भारत की जनसंख्या दोस्तों लगभग 131 करोड़ है। लगभग 131 करोड़ वर्तमान में भारत की क्या है? जनसंख्या है। यदि विश्व में पूछा जाए कि विश्व में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है तो ये कितना है दोस्तों? 17.5% है। यदि विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान पूछा जाए तो वो कौन सा है दोस्तों? दूसरा है। यानी
प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर हमारा देश भारत है पूरे विश्व में। और विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का जो प्रतिशत है जनसंख्या में वह 17.5% है। तो यहाँ से हमने जनसंख्या के बारे में देखा। अब हम देखते हैं दोस्तों भारत के कुल राज्य एवं केंद्र शासित राज्य। तो दोस्तों वर्तमान में यदि बात किया जाए तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। यानी वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनकी सूची आप कहीं से भी देख सकते हैं। ये था हमारा भारत के कुल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों यदि हम बात करें वर्तमान में भारत की लिंगानुपात कितनी है, तो वर्तमान में भारत की जो लिंगानुपात है दोस्तों वे 943 प्रति हजार पुरुष है। वर्तमान में भारत की लिंगानुपात कितना है? 943। दोस्तों यदि हम वर्तमान में भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति है। तो वर्तमान में जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया? लिंगानुपात और ये जनसंख्या घनत्व। दोस्तों यदि हम बात करें भारत की साक्षरता दर, तो दोस्तों भारत की साक्षरता दर यदि देखा जाए तो कुल साक्षरता दर 74.04% है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 74.40%, जिसको दो कैटेगरी में आप बांट दीजिए, मेल और फीमेल। यानी मेल यानी पुरुष की साक्षरता दर देखा जाए तो ये है 82.14% और यदि फीमेल की साक्षरता दर देखा जाए तो ये है 65.46%। ठीक है, तो भारत की साक्षरता दर कितनी है वर्तमान समय में? 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर आपका 82.14% है और महिला साक्षरता दर 65.46% है। तो यहाँ से हमने देखा कि भारत के कुल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत का लिंगानुपात, भारत का जनसंख्या घनत्व और भारत की साक्षरता दर। अब हम देखेंगे दोस्तों भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, दोस्तों भारत की जलवायु जो है वो मॉनसून प्रकृति का है। भारत का जलवायु मॉनसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? मॉनसूनी है। और कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा क्या करती है? भारत को दो भाग में विभाजित कर देती है। ये हमारा हो गया उत्तरी और ये हमारा हो गया दक्षिणतम। मतलब उत्तरी क्षेत्र जो हमारा होता है वे कौन से कहलाते हैं? वे हमारा कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। और जो दक्षिणतम वाला भाग है यहाँ की जलवायु कैसी होती है? तो यहाँ की जलवायु होती है उष्ण कटिबंधीय। तो ये हमारा उत्तरी भाग की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय और दक्षिणतम भाग की जलवायु क्या होती है?
उष्णकटिबंधीय, यानी भारत की जलवायु जो है मानसूनी है। और कर्क रेखा यहाँ की जलवायु को दो भाग में बांटती है ना। उत्तरी भाग की जलवायु को शीतोष्ण कटिबंध और दूसरे दक्षिणी भाग की जलवायु को उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसकी और भी चर्चा हम अलग अलग चैप्टरों में इसके करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात आई कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा आप समझते होंगे, आगे भी बताया जाएगा कर्क रेखा के बारे में विस्तार से, ठीक है। पृथ्वी के जो ग्लोब आप जब पढ़ेंगे तो 0 डिग्री यानी कि आप जैसे कि मध्य रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, तो उसके ऊपर जब आप 23.5 डिग्री अक्षांश पे जाएंगे तो वही रेखा जो है क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। इसके चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम सिर्फ देखेंगे कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों भारत में कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन हैं, तो उसे आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, राम, छतरी, मिझा, गुप। आप और भी अपने पास कोई ट्रिक है तो उसे आप यूज कर सकते हैं, मैं इसे इस ट्रिक से ही याद किया हूँ। रा से हो गया आपका राजस्थान, छ से हो गया छत्तीसगढ़, त्रि से हो गया त्रिपुरा, मी से हो गया मिजोरम, झा से हो गया झारखंड, गु से हो गया गुजरात, अब प से हो गया पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7, एक और कहीं मिस हो रहा है, अच्छा म यहाँ पे छूट गया है। म का मतलब होता है मध्य प्रदेश। तो राम, छतरी, मिझा, गुप, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ये 8 राज्य जो हैं वहाँ से होकर के क्या होते हैं, कर्क रेखा गुजरते हैं। तो भारत में कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब दोस्तों ये कर्क रेखा और एक है मकर रेखा, ये दोनों को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा। उत्तरी ध्रुव पे जब हम विषुवत रेखा से आगे बढ़ते हैं 23.5 डिग्री पे, तो वो हमारा कर्क रेखा होता है। दक्षिणतम ध्रुव की जब हम 23.5 डिग्री पे बढ़ते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मकर रेखा होता है। इसकी अध्ययन हम करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा में। एक और हमारा है, वह है भारत का मानक रेखा, है ना, भारत का मानक रेखा, स्टैंडर्ड लाइन, और इसी से हम मानक समय की भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन मानक रेखा जो है वह भारत के 5 राज्यों से ही गुजरती है। ये हमेशा आप याद रखिएगा दोनों में, ऐसा नहीं कि मानक रेखा समझ के कर्क रेखा 8 मार दीजिएगा। तो मानक रेखा 5 राज्यों से ही गुजरती है, और उसे आप याद कर सकते हैं ओ का मतलब आपका हो गया ओडिशा, अ का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, उ का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, छ का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, और म का मतलब हो गया मध्य प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर भारत के मानक रेखा गुजरती है। अब यदि हम बात करें भारत का मानक समय, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम, तो दोस्तों भारत का जो मानक समय है वह किस देशांतर रेखा पर स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत का मानक रेखा 82.5 डिग्री, याद रखिएगा
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है, जो कि GMT यानी कि ग्रीन मीन टाइम, जो कि GMT ग्रीन मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा क्या है? आगे है, पीछे नहीं है। यानी भारत का मानक समय जो है ग्रीन मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ से हमने आज देखा भारत का एक सामान्य परिचय। ठीक है, इसके बाद भी हम कई सारे और भी चीज़ देखेंगे। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि भारत जो है वे क्या है? 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत तीनों ओर से क्या है? महासागर से घिरे हुए है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब तीनों ओर से क्या देखते हैं तो दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, ये हमारा दक्षिण हो गया। हमारा क्या है दोस्तों? हिंद महासागर है। पूरब में क्या है तो बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या है तो अरब सागर है। पश्चिम में अरब सागर है। तो ये सारे हमारे तीनों ओर से महासागरों से घिरा हुआ भारत है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, जो कि टॉपिक था भारत का सामान्य परिचय। अब इसके आगे हम और भी आगे टॉपिक को लाएंगे और उसे धीरे धीरे कवर करेंगे। आज चूँकि हमारा टॉपिक था भारत का सामान्य परिचय, तो हमने काफ़ी संक्षिप्त में आपको भारत का एक सामान्य परिचय आपके सामने रखा है। ऐसे इसे और भी विस्तृत रूप से यदि समझाया जाए तो पूरा भारत का भूगोल ही भारत का सामान्य परिचय है। यदि आप पूरे भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आपको एक संक्षिप्त झलक दिखलाए हैं कि भारत का सामान्य परिचय हम संक्षिप्त रूप से कैसे पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में फिर आएंगे भूगोल के नए टॉपिक के साथ। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।